नमस्कार, मैं हूँ नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आपने भोजपुरी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कभी भोजपुरी की भाषा, कभी भोजपुरी बोली, कभी भोजपुरी फ़िल्में, कभी भोजपुरी गाने, कभी भोजपुरी हीरो, एक्टर्स, कभी भोजपुरी एक्ट्रेसेस। आजकल सोशल मीडिया पर यही सब ज़्यादा सुनने, पढ़ने और देखने को मिलता है हमें। लेकिन आज हम आपसे एक भोजपुरी की अलग शैली, एक अलग विधा, भोजपुरी का एक अलग फ़ील्ड, भोजपुरी का एक अलग क्षेत्र, जहाँ भोजपुरी का एक दूसरा विस्तार हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे आपसे। और हम बात करेंगे आपसे भोजपुरी में चित्रकारी की कला के बारे में, भोजपुरी पेंटिंग के बारे में। आपने इसके पहले बहुत सुना होगा राजस्थानी चित्रकला, मिथिला की जो कला है, मिथिला की चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग। इसके अलावा भी पेंटिंग की बहुत सारी शैलियाँ हैं, बहुत सारी विधाएँ हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा। भोजपुरी पेंटिंग के बारे में आपने कितना सुना है, कितना जाना है और कितना आप उसको समझते हैं, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन आज हम आपको अपने इस पॉडकास्ट में भोजपुरी पेंटिंग के बारे में ही बताएँगे और ये बताएँगे कि भोजपुरी पेंटिंग है क्या? भोजपुरी पेंटिंग की आगे क्या-क्या और उम्मीदें हैं? भोजपुरी पेंटिंग को करने वाले लोग कौन हैं? और अब भोजपुरी पेंटिंग क्या महत्व रखता है बाकी सारी चित्रकारी, पेंटिंग की विधाओं में, बाकी सारी शैलियों में। शुरू करते हैं हम अपनी बातचीत को और हमारे साथ इस बातचीत को करने के लिए भोजपुरी पेंटिंग को कर रही, अभी आज के समय में उसको ज़िंदा कर रही हैं, राजनंदिनी नाम है इनका। छपरा की रहने वाली हैं मूल रूप से। और सबसे पहले तो राजनंदिनी आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपने इस बहुत जी। जैसा कि हम अपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में भोजपुरी पेंटिंग को लेकर के और भोजपुरी भाषा को लेकर के ज़िक्र किए, कि आजकल हमें सोशल मीडिया पर यही सब कुछ देखने और सुनने को मिलता है। उसके बाद हमने आपके बारे में थोड़ा-सा बताया। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताएँ कि आप कहाँ से हैं? आप क्या करती हैं? और कैसे आपने भोजपुरी पेंटिंग को अपनाया? ये हमें बताएँ आप। जी। पहले तो सबसे पहले आपके तमाम दर्शक और आपका धन्यवाद कि भोजपुरी चित्रकारी के लिए आप इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म को दिए, इस पे बात करने का बात किए। अ, एक जब हम लोग कभी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये एक वे है, हम मौखिक रूप से कर रहे हैं। चित्रकारी भी एक तरीका है, जो हम सांकेतिक रूप से करते हैं। जब आदि मानव थे, वो जब बोल नहीं सकते थे, तो वो चित्रकारी करते थे। ये चित्रकारी उस समय से आई हुई है, जब हम बात भी नहीं करते थे। परिचय में यही है कि मेरा नाम राजनंदिनी है, मूल नाम मेरी प्रिया सिंह है और मेरी शिक्षा-दीक्षा जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में हुई है और प्राइमरी जो शिक्षा है वो छपरा से ही हुई है और अभी मैं छपरा में ही रह के अपनी चित्रकारी को कर रही हूँ। अच्छा। अ, तो अभी हम आपके बारे में एक स्टोरी पढ़ रहे थे, जो कि छपा था एक वेबसाइट पे और जी। हमें उसमें पढ़ने को मिला कि ये जो भोजपुरी पेंटिंग है, जो चित्रकारी है, उसकी जो तालीम है, उसकी जो शिक्षा-दीक्षा है या फिर उसका जो शौक है आपको, वो आपको अपने पिताजी से मिली। तो आप ज़रा हमें जी। बताएँ कि वो कैसे क्या हुआ और आपने अपने परिवार में अपने पिताजी से क्या-क्या सीखा है, जो आप कर रही हैं? जी, मेरे पापा एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, वो बहुत करते थे लेकिन एक होता है ना पुरुषों में ज़िम्मेदारी जब काँधे पे आ जाती है तो वो अपने शौक छोड़ के अपने कार्य के प्रति वो हो जाते हैं, तो उनके साथ भी वही हुआ और चित्रकारी और लोक संस्कृति से लगाव पारिवारिक रूप से रहा क्योंकि हम लोग अ, पर्व त्योहार सब चीज़ में देखते हैं हमारे घर में रिचुअल्स कैसे हो रहे हैं। मम्मी लोग उसको कैसे कैरी कर रही है, घर की औरतें या पुरुष कैसे उसको कैरी कर रहे हैं, हमारे समाज में कैसे कैरी हो रहा है। भोजपुरी चित्रकारी का जो इंसिडेंस हुआ, जो हम कहीं बाहर जब हम जाते हैं, चूँकि मेरी पढ़ाई जो हुई है आउट ऑफ बिहार हुई है, तो वहाँ जब हमें अपना कल्चर रिप्रेज़ेंट करना होता है और ख़ास करके जब चित्रकारी की बात आती थी, तो हमारे पास कुछ नहीं होता था। सॉन्ग्स के नाम पे लोग ट्रोल कर देते कि तुम लोग के पास भोजपुरी में ये गाने हैं। जी। तो वो हम लोग प्रमाण देते थे कि नहीं, हमारे पास गायत्री ठाकुर जैसे, भरत शर्मा व्यास जैसे, शारदा सिन्हा जैसे गायक रहे हैं, लेकिन चित्रकारी के नाम पे हम लोग शून्य हो जाते थे। क्योंकि धरोहर तो थी लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये वहाँ से आया, एक ऊर्जा आया जो कहें कृपा रहा कि हम जो दीवार पे कर रहे हैं, जो ज़मीन पे कर रहे हैं, इसको हम लोग लाएँ और इसको फ़ैशन की चीज़ों से ताकि यूथ रिलेट करे, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज़ वे में प्रेज़ेंट कर सके, ये ख़्याल आया। अच्छा।
मैं अभी पढ़ रहा था भोजपुरी पेंटिंग के बारे में आपके इस पॉडकास्ट को करने से पहले कि वो होता क्या है। तो हमें थोड़ा बहुत जो जानने को मिला, ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानने को मिला वो ये मिला कि कुछ गणित की, ज्यामिति की जो कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कुछ आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, ऐसे कुछ सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स को मिला करके कुछ तो ऐसा बनता है, कुछ ऐसा क्रिएट होता है। तो उसके बारे में बताएं कि भोजपुरी पेंटिंग एक्चुअली है क्या, वो कैसे तैयार होता है, उसका थोड़ा अगर इतिहास भी हमें कुछ बता सके, ताकि लोग जाने कि भोजपुरी पेंटिंग आखिर है क्या, कब से है, क्या है। जी, बिल्कुल। इतिहास की अगर बात करें तो लोक को प्रमाणित करने का कोई हमारे पास साक्ष्य रहा नहीं है। अगर हम गीत का पूछें तो ये सदियों से बस चला आ रहा है, ये कह सकते हैं। उसका मोटिव्स जो हम लोग उठाए हैं कि हमारे घर में हो कैसे रहा है। गोधन अगर बना रही हैं लोग औरतें बैठ के तो वो बना कैसे रही हैं। फ़ोक जो फ़ोक आर्ट होता है वर्ल्ड के कहीं के भी वो ज्योमेट्रिक पैटर्न पे ही डिपेंड करता है। जो ऑब्ज़र्वेशन रहा है सीनियर लोग ज़्यादा जानते हैं जितना मेरा ऑब्ज़र्वेशन रहा है कि ज्योमेट्रिक पैटर्न पे ही रहता है। हमारा जो भोजपुरी पैटर्न का कुछ-कुछ मिला जो अवशेष मिले वो कैमूर हिल से मिले हैं कि क्योंकि चूँकि वो हम लोग का क्षेत्र आता है वहाँ पहले के लोग रहे होंगे, वो केव आर्ट किए होंगे। जी। उन सब चीज़ों से जो मिलता है वही आता है और जो भी हमारे लोक में जो औरतें बनाती हैं, गाँव देहात में जो हम लोग जाते हैं, देखते हैं, तो वो वही ज्योमेट्रिक पैटर्न ही रहता है। कभी रेक्टेंगल रहता है, सर्कल रहता है, कुछ ना कुछ इन्क्लोज़्ड करके ही वो चीज़ को बनाती हैं। शेप वहीं से डिफाइन जाता है, पर डिफर जो करता है भोजपुरी को कि ये भोजपुरी पेंटिंग है, वो उसके शेप करते हैं जो सिलिंड्रिकल बॉडी है। ओके। ये डिफर करता है, जैसे मिथिला का एक अलग पैटर्न है। कोनिकल नोज है, ये सब चीज़ें हैं। भोजपुरी चित्रकारी में एक और है बहुत कंट्रोवर्शियल है कि तिनकोनिया आर्ट जो होता है। झारखंड और बिहार में बड़ा फेमस है तिकोनिया आर्ट जिसको वर्ल्ड वाइड वो फेमस है वारली आर्ट के नाम से। तो भोजपुरी में 2 फॉर्म चलते हैं, एक सिलिंड्रिकल भी चलते हैं, एक वारली भी चलता है। बट वारली को हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी किसी दूसरे जगह के आर्ट फॉर्म के रूप में डेवलप्ड है वो। ओके। तो इसलिए हम लोग सिलिंड्रिकल पैटर्न पे स्टिक होके चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, जब हम भोजपुरी पेंटिंग को अगर एक पेंटिंग की शैली, एक पेंटिंग की विधा के रूप में देखें, तो इसका नाम, मुझे अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ, शायद बहुत सारे लोगों को भी बहुत पहले तक नहीं पता था, बहुत नहीं पता था कि है क्या ये, क्या है। हालांकि लोग काफी टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं जी, पता जी, था। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ मिथिला की पेंटिंग है, जो मधुबनी पेंटिंग है, उसका बड़ा नाम, देश विदेश हर जगह। अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि जो मिथिला की पेंटिंग है, वो भी वहीं के लोग को दर्शाती है, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ के लोग से अलग है, वहाँ के लोग को ही हुँ, दर्शाती हुँ। है। भोजपुरी की जो पेंटिंग है, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो भी भोजपुरी के लोग को ही, वहाँ की, यहाँ की संस्कृति को ही दिखाती है, कैसे क्या है। लेकिन बावजूद इसके, दोनों की शैलियाँ करीब करीब एक ही हैं, करीब करीब एक ही हैं। फिर भी मिथिला इतना आगे, मधुबनी पेंटिंग इतना आगे कैसे चला गया, और भोजपुरी पेंटिंग गुम सा क्यों हो गया, उसका नाम इतना नहीं आ पाया जितना कि हम उम्मीद करते हैं कि आना चाहिए। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मिथिला और भोजपुरी पेंटिंग में जो कॉमन चीज़ें दिखती हैं, वो इस पे आएँगी कि रीजनल इन्फ्लुएंस जैसी कोई चीज़ें होती हैं। खान-पान, हम बंगाल से भी बहुत चीज़ें शेयर करते हैं क्योंकि हम लोग कभी न कभी एक रहे हैं। एक जी। रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है, तो वो है। उनके यहाँ अगर मिथिला में राम और सीता का दिखाते हैं, तो हम लोग भी वो गीत गाते हैं, सीता माँ को बेटी कह के ही संबोधित करते हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चीज़ें दिखेंगी, वो हमारी संस्कृति में भी झलकती हैं, हमारी खान-पान में भी, रहन-सहन, बोली, भाषा और हमारे चित्रकारी में भी झलकेगी। भोजपुरी पेंटिंग को भोजपुरी जब मधुबनी जगह है तो मधुबनी पेंटिंग हुआ, राजस्थान जगह है तो राजस्थानी पेंटिंग हुआ, तो इसीलिए भोजपुरी जगह है भोजपुर जगह है तो भोजपुरी पेंटिंग हुआ। इस पे कोई वो मतलब ये जी चीज़ जी नहीं जी। है। दूसरी दूसरी आपने क्या पूछा? सवाल माफ़ करिएगा। मैंने पूछा कि मिथिला पेंटिंग ग्लोबलाइज़्ड है। ग्लोबलाइज इतना हो गया, लेकिन भोजपुरी पेंटिंग उस तरह से नहीं हो पाया, क्यों? जी, बिल्कुल, ये हम लोगों का दुर्भाग्य कहेंगे, हमारी माटी का, हमारे लोगों का, हमारे जो इसके पहले की पीढ़ी रही इनका भी, कि हम लोगों ने काम नहीं किया इस पे।
गीतों के साथ भी वही हुआ है, संस्कृति के साथ भी वही हुआ है। एक जो बैरियर क्रिएट हुआ है, ये जो फुहड़ता या फिर कमर्शियलाइज़ खुद को कर लिए हैं लोग कि बस जिससे प्रॉफ़िट है, जिसमें मार्केट है, वो करना है। तो शायद ये कहीं न कहीं ये लूप होल रहा है हमारा। पर ऐसा है, मिट्टी जमी है, हम लोग धूल हटाने की कोशिश में हैं, लगे हैं। नए-नए बच्चे जो हैं अब आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ, ये हमारी चीज़ें हमें करना चाहिए। ओके। अच्छा, अब आपकी जो भोजपुरी पेंटिंग है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि आप जो करती हैं। अब आपने बताया कि ज़्यादातर जो दीवार पर चीज़ें होती हैं, जिनको हम भित्ति चित्र भी कहते हैं, तो उस तरह से ज़्यादा पहले का जो चला आ रहा था, वो इस तरह से था कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन आप जो करती हैं, वो उसके अलावा भी करती हैं। आप कपड़ों पर उसको लेकर आती हैं, छोटे-छोटे खिलौनों पर भी लेके आती हैं। मैं देख रहा था आपके जो फ़ेसबुक पेज पर, गुल्लक पर, बहुत सारी चीज़ों पर। तो कहाँ-कहाँ आप अपनी पेंटिंग्स को उकेरती हैं? अ, इन सब चीज़ों के पीछे भी करने का वो है कि अगर हम कैनवा पे सिर्फ़ सीमित कर देते हैं, तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे, वॉल पे टाँगने में। और वो सब चीज़ें आजकल जो होम डेकोर या क्यूट चीज़ों का जो लोग का चलन चला है, तो वो रिलेट करेंगे। अगर लेके जाते हैं तो वो होगा ना कि ये क्या है, इस पे कैथी लिखी हुई है, ये कोई फ़ॉर्म अलग है, तो वो बस उनको रिलेट कराने के लिए, ताकि वो कनेक्ट कर सके, एक कनेक्टिविटी के लिए। क्योंकि ये जो गैप पड़ा है ना, हम ये गैप सिर्फ़ कैनवा पे करके या फिर उसको वैसा मतलब ऑथेंटिक वे में परोस के हम नहीं ला पाएँगे, क्योंकि ऑथेंटिक वे में परोसने के लिए हमें त्योहार का इंतज़ार करना पड़ेगा, उस लेवल पे काम करना पड़ेगा कि कोई आए, वैसा वीडियो करे और बताए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री टाइप। तो वो अभी मेरे स्तर से मेरे लिए पॉसिबल नहीं है उतना करना। तो हम छोटी-छोटी चीज़ों पे कनेक्ट करें ताकि लोग अपनी दिनचर्या में उसको लाएँ। अच्छा, कुछ सरकारी जो पेंटिंग्स होती हैं, मैं आरा का रहने वाला हूँ मूल रूप से। तो मैं जितना जानता हूँ, आरा स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर भोजपुरी पेंटिंग हुई है। और वहाँ पे जहाँ तक मैं जानता हूँ, वंदना नाम की कोई कलाकार है, उन्होंने किया है वहाँ पे। तो जी, जी। आपने भी ऐसा कहीं अपना परफॉर्मेंस दिया हो, कहीं आपने कुछ किया हो जो पब्लिक में हो, हर जगह हो? जी, वर्कशॉप हम करते रहते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस में या फिर ऐसे भी प्राइवेटली, कि जो बच्चे हैं वो जानें, ख़ास करके जो न्यू जनरेशन है वो जाने। और अभी लकीली जयप्रकाश नारायण के यहाँ छपरा में ही, सारण में, दियरा में उनका पुस्तकालय है, वहाँ पे हमने अपनी चित्रकारी उन लोगों को दी, उन्होंने सहृदय स्वीकार किया, वो सरकारी दीवार पे लगी है। और रेलवे ये सब की बात है तो ये सब पॉलिटिकल हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि मैं लोगों के अंदर वो चीज़ जागृत करूँ, लोग अपनाएँ, लोग अपनाएँगे तो सरकार भी अपना लेगी। ओके। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, और तो आपने बीच में एक जब बार कैथी का ज़िक्र भी किया, मैं पढ़ रहा था, अभी आया था कैथी का ज़िक्र। आपको कैथी से भी बड़ी रुचि है और आप बहुत इंटरेस्ट जी। लेती हैं। आपका जो फ़ेसबुक पेज है, पहले तो मैं उसका नाम जो है आइकन, इसका अर्थ क्या है? इसका हुँ, मतलब क्या है? ज़रा हमें बताएँ। और उसपे मैं देख रहा था कैथी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो कैथी को लेकर ये इंटरेस्ट कैसे जगा? और कैथी अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है ना? तो लैंड हुँ, सर्वे में हुँ, हुँ। ये खबर आई थी, और ये खबर सही भी थी, कि बहुत सारी ज़मीनों के जो कागज़ात हैं, वो बहुत पुराने हैं, और बहुत पुराने हैं, और वो सारे के सारे कैथी लिपि में लिखे हुए हैं। और आज दिक्कत ये आ गई है कि यहाँ जो हमारे जो भी जितने कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, जो भी सरकारी अमला है, उसमें उनको पढ़ने के लिए लोग नहीं हैं। तो बीच में काम को इसलिए रोकना पड़ा, सिर्फ कि पढ़ने के लिए लोग नहीं हैं। फिर कुछ लोगों को इन्होंने ट्रेन कराया, तब जाके कुछ लोग आए कैथी को सीख करके। और वैसे भी जहाँ तक मैं जानता हूँ, कैथी को जानने वाले बहुत कम लोग बचे रह गए हैं। तो आप तो कैथी का इंटरेस्ट बताइए, दूसरा था ये सवाल, लेकिन पहला सवाल ये था कि आपके जो फेसबुक का पेज का नाम है, अय्यप्पन, इसका अर्थ क्या है? हुँ। इसका मतलब क्या है? ऐपन ऐपन जो होता है, लोक कला हम कर रहे हैं, और लोक कला का ही वो एक है। आटे का जो होता है वो घोल बनाते हैं, हम लोग नेचुरल कलर पहले यूज करते थे चित्रकारी के लिए। तो ऐपन जो है, आटे में हल्दी डाल के हम लोग घोल तैयार करते थे। और कोई भी शुभ काम हो, मतलब छोटा से छोटा काम हो, हम रंगोली नहीं बना सकते, बट वही घोल, वही हमारा जो रंगोली का फॉर्म होता है आजकल जो लोगों का, वो ऐपन बनाते हैं और कर देते हैं। शुभ काम जो है वो उस घोल के बिना अधूरा है। तो ओके। वहीं से आया कि ऐपन करते हैं इसका नाम। और यही फिर यहाँ रीजनल इन्फ्लुएंस वाली बात आ जाएगी कि मिथिला में यही अरीपन हो जाता है।
तो वहाँ इसका नाम अरिपन है। अल्पना हो जाता है उड़िया में। ओके। जी। बंगाल में भी अल्पना अल्पना या अल्पना ऐसे करके ही होता है। तो ये सब प्रमाण करता है रीजनल इन्फ्लुएंस की चीज़ों को कि कनेक्टेड हैं एक चीज़ें ये सब। हुँ, और कैथी का बात रहा तो सबसे पहले तो बहुत समय लगा है ये चीज़ को प्रमाण करने में हमारे भोजपुरिया लोगों को कि भोजपुरी जो है ये बोली नहीं भाषा है। और भाषा अभी भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमें संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। मिली इतना है। सशक्त भाषा है, इतना समृद्ध हमारा संस्कृति रहा है, फिर भी नहीं मिली है। गूगल बाबा का आभार है कि वो अपने ट्रांसलेशन में यूज़ किए हैं कुछ साल पहले भोजपुरी को, लेकिन संवैधानिक तौर पे हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं रखते हैं अगर आधिकारिक रूप से बात आ जाएगी तो। तो जी, कैथी को किसी भी भाषा के लिए जो प्रमाणित करना होता है, उसकी लिपि का बहुत बड़ा योगदान होता है। और लिपि कहीं न कहीं जैसे आप बताए कि वो बिसर रही थी हमारे लोगों से भी। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग भाषा है कि कोर्ट कचहरी के ये में लिखी जाती थी ताकि जल्दी कोई डिकोड ना कर पाएगा। मकसद तो वही होगा मे बी जो हम सुनते आए हैं। मेरे घर में कैथी पहले पहले बाबा लोग ये लोग जो थे वो लोग जानते थे। मेरे घर में एक पुस्तक रखी हुई है रामायण की बाल कांड की, तो वो कैथी में ही लिखी हुई है। तो वो मेरे पापा जी हैं थोड़ा-थोड़ा पढ़वाते थे छोटे में कि कोशिश करो लोग, और वहीं से हुआ कि ये आखिर है क्या? ये कुछ तो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो कैथी है। वहाँ से आया ये सब सीखना, पढ़ना। आपने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई की है ना? और उसके जी। बाद अभी जो है आप मूलतः यही काम कर रही हैं, भोजपुरी पेंटिंग और कैथी को लेकर जो आपका काम है, भोजपुरी को लेकर जो आपका काम है, लिखना-पढ़ना यही कर रही हैं आप। तो अभी आप क्या-क्या कर रही हैं ज़रा उसके बारे में बताएँ कि जैसे आपका लिखना-पढ़ना भी है। मैं आपके एक दोस्त से बात कर रहा था तो वो हमें बता रही थी कि आप बहुत अच्छा लिखती-पढ़ती भी हैं। इसके अलावा आप और क्या-क्या कर रही हैं अभी? उसके बारे में ज़रा बताएँ और माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ने का क्या कारण रहा थोड़ा ये भी बताएँ हमें? और क्यों उसमें क्या लगा ऐसा? छोड़ छोड़ने का कोई कारण नहीं रहा, चूँकि एक हम लोग का वो बिहारी वो होता है साइंस पढ़ाई, एक वो होता है तो आर्टिस्टिक वो था, शुरू से था, आर्ट लाइन लेना था, लेकिन घर का वो था कि नहीं, अपनी जो उन लोग की रिक्वायरमेंट थी कितना पढ़ाई ये चीज़ होना चाहिए, तो वो चीज़ रहा। और फिर मेरा भी डिमांड था कि हम अपने आर्ट लाइन में जाना चाहते हैं, इस सब चीज़ में करना चाहते हैं। किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा और वो करना है। दूसरी चीज़ कि क्या कर रहे हैं, तो हम कभी-कभी गाने लिखते हैं, कभी-कभी कुछ कहानियाँ, फ़िल्म, शॉर्ट फ़िल्म ये सब भी करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पेंटिंग। ओके। हुँ। तो आपने इसी को अब पेशा बना लिया है अपना जी। और आप अभी रहती कहाँ हैं? हम छपरा में ही रहते हैं हम अपने छपरा में ही रह के काम गृह करती जी। हैं। ओके। अच्छा अगर हम आपसे ये जानना चाहें चूँकि मुझे आइडिया नहीं है, बहुत सारे लोगों को भी आइडिया नहीं है, शायद आपको आइडिया हो कि आपके बारे में तो लोगों को हमने जितना जितना बता सकते थे, बताया हमने। बहुत कुछ हालाँकि जानना बाकी रह जाता है हर बार, लेकिन जितना हम हमारी समझ थी हमने कोशिश की आपसे जानने की। लेकिन आप हमें बताइए कि आपके अलावा और कौन-कौन से लोग हैं, जो इस काम में लगे हैं, जो भोजपुरी पेंटिंग को और थोड़ा समृद्ध कर रहे हैं और थोड़ा उसको बड़े लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, आपके आरा के ही हैं संजीव सिन्हा भैया। अच्छा। वो बहुत पहले से एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो हमारे गाइड भी हैं, हमें हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं, बताते रहते हैं। हुँ, हुँ। वंदना जी का आपने नाम लिया, वो आपके यहाँ की हैं, वो पीडिया शैली पे करती हैं काम भोजपुरी में। और बच्चे हैं नए-नए आए हुए हैं। लावण्या एक बच्ची है छोटी-सी पटना की है, वो करती है भोजपुरी पेंटिंग, अपने जिस वे में समझ में आता है वो करती है, कोशिश करती है। एक अभी मोतिहारी का बच्चा नया आया है अक्षत वर्मा, वो भोजपुरी पे पेंटिंग पे काम कर रहा है और अच्छे से कर रहा है काम। अंशुमान है बेतिया जिला के, वो कर रहे हैं भोजपुरी के काम। कम लोग हैं लेकिन कर रहे हैं ये लोग, मेरी नज़र में अभी तक इतने ही हम एक्सप्लोर कर पाए हैं। अभी जब आप जब ये जवाब दे रही थी, तो आपने एक बात बताई कि आप भोजपुरी में गीत भी लिखती हैं। हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि भोजपुरी में जब भी गीत की बात आ रही है अभी के समय में, तो सब बात आके वहीं अटक जा रही है, टिक जा रही है कि भोजपुरी की अश्लीलता, भोजपुरी की फुहड़ता।
और वाक़ई ये सच भी है। हुँ। आप भी लिख रही हैं भोजपुरी के गीत, तो आप अगर हमें बता सकें कि ये जो हो रहा है क्योंकि जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो काम, उनसे जब ये सवाल किया जाता है, तो वो ये कह रहे हैं, उनका ये जवाब आता है कि ऑडियंस भी तो वही देख रही है, देखिए हमारे व्यूज़ कितने हैं। उनका जवाब इस तरह से होता है। तो बतौर भोजपुरी के एक लिरिसिस्ट अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी देखें, देखने को तो बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं देश में और चाहे हर जगह। वही दिखाया जाना चाहिए या फिर वो दिखाया जाना चाहिए जो ज़रूरत है? जो ज़रूरत है मेरा जवाब से तो यही होगा कि जो ज़रूरत है वो दिखाना जाना चाहिए। अब किसी पे टिक्का-टिप्पणी तो हम करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं लेकिन जो लोग कुछ वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं क्लियरली बोले तो या फिर ऐसे स्लैंग्स यूज़ करते हैं या तो उनको लिरिसिस्ट या लेखक के कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहिए पहली चीज़। वो लोग एक अवसरवादी हैं जो समय के हिसाब से अपना कुछ शब्द दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। वो लोग एक लेखक, एक कलाकार कभी हो ही नहीं सकते हैं, तो उन पे वो है नहीं और हम लोगों के शब्द के दायरे हैं, अगर कोशिश करते हैं हम लोग कि हमारे शब्द के दायरे सीमित हैं, उतने में ही हम लोग लिखेंगे, हमारे जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके उसके दायरे को लाँघना नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग बाधित हैं, बाधित नहीं हैं, हम लोग प्राउडली उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा ये चीज़। या नहीं करना है और उन लोगों की स्वेच्छा है वो कर रहे हैं पर अगर जब तक हम लोग के बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। मास लेवल पे वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग कर रहे हैं। अच्छे और लोग भी बना रहे हैं, अच्छे लोग भी कर रहे हैं, हम लोग फ़ोकस उस पे नहीं करते हैं। दिक्कत हो जाता है कि मीडिया भी ट्रोल करने के लिए वैसे लोगों को ट्रोल कर देता है रेदर देन कि किसी अच्छे को एप्रिशिएट कर दिया जाए। करेक्ट, पर वो लोग भी जैसे अभी क्रिएटर हैं ये लोग जो अभी वायरल हुआ कोई झा है नाम पूरा नहीं ये है वो एक रोस्ट वीडियो बनाए तो वो भी एक वे में अश्लीलता परोसे हैं रोस्टिंग के वे में ही अश्लीलता वो ट्रोल करने में ही परोस दिए हैं लेकिन वो बढ़ावा उसी चीज को दिए हैं वो तमाचा नहीं मारे हैं इस चीज पे कि भोजपुरी में खराब हो रहा है रवीश कुमार जी एक भोजपुरी पे बहुत बड़ी पिछले साल वीडियो बनाए थे पिछले या उसके पिछले साल अ, तो उन्होंने वो गानों के पूरे पोस्टर लगाए और उस पे बात किया तो वो कहीं न कहीं आप सर्च करेंगे एक ह्यूमन माइंड है कि वो लोग जाएगा सर्च करेगा कि ये गाना आखिर है क्या? जो नहीं भी सुना है वो भी सुन लेगा। तो ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव वे में या रोस्टिंग वे में आप प्रमोट कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, तो हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे इन सब चीज़ों को? सही बात कह रही हैं आप कि आप एक दूसरे तरीके से आप उसको प्रचारित ही कर रहे हैं, बाकी और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ, ठीक है, आप रोस्ट हुँ। कर रहे हैं, आप उसकी खराबियाँ बता रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो फिर वही है ना, वो देखने जाएगी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो है क्या चीज़। साइकोलॉजी है कि वो जाएगी ही जाएगी। हम भी अगर हम लोग बैठ के अगर बात करें कुछ ऐसा अटपटा कुछ कह देते हैं तो वो लोग उस अटपटे पे ध्यान देगा बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। अब भोजपुरी आप जब आपसे बातचीत हुई इस दरमियान, तो आप एक बात और कह रही थी कि भोजपुरी जो भाषा है, उसको अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई। बहुत दफ़े, बहुत बार आवाज़ें उठी, यहाँ तक कि संसद में भी कई-कई बार लोगों ने कहा, अभी हाल में भी लोगों ने कहा, रवि किशन तो हर बार कहते रहते हैं, मनोज तिवारी भी कह रहे थे, सब लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। इतनी बड़ी संख्या है इसके भाषियों की, बोलने वालों की, बावजूद इसके अगर हम एक भोजपुरी प्रेमी होने के नाते आपसे पूछें, चाहे भोजपुरी के कलाकार होने के नाते से आपसे पूछें कि क्या कारण आपको लगता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ-कहाँ जाके चीज़ें अटक जा रही हैं? या फिर कहीं तो कुछ कमी रह जा रही है जिसकी वजह से उस तरीके से हम लोग एक्सपोज़र नहीं ले आ पा रहे हैं जितनी कि हमें चाहिए? जी, बिल्कुल हमें लगता है यूनिटी की कमी है, जो हम अब महसूस कर पा रहे हैं। अगर हम लोग मास लेवल पे आके सब लोग यूनाइट होके इस चीज़ के लिए कहें और एक्सप्लोरिंग जो हुआ है भोजपुरी में, अगर मान लीजिए हम मेरे में कुछ कमी है, तो आप हमें बताते हैं, तो हम उस पे काम करेंगे।
कि मेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। भोजपुरी का साहित्य इतना समृद्ध है लेकिन बताने वाले 2-3 लोग हैं कि हाँ, इतना साहित्य नवीन भैया कॉन्स्टेंटली इस पे काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखर के थ्रू कि कितना समृद्ध है भोजपुरी जो है, साहित्य कितना समृद्ध है। तो ये सब लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे लोगों का जो सोच है, जो हमारे भोजपुरिया लोगों का सोच है कि अगर हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में काम करते हैं, बात करते हैं, तो हम इलिटरेट कहलाएँगे। ये जो स्टीरियोटाइप सोच है, ये कहीं न कहीं बाधित करता है। हमारे बच्चे नहीं बोलेंगे भोजपुरी अब इसका यूज़ क्या होगा? ये लोग को ये नहीं पता है कि अगर ये संवैधानिक मान्यता मिलती है तो ये लैंग्वेज कितना समृद्ध हो जाएगा, जॉब के अपॉर्च्युनिटी सब कुछ हो जाएँगे फिर आपके पास। पर ये चीज़ों पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है इंग्लिश और हिंदी में हम बात करेंगे तो हम शायद पढ़े-लिखे समृद्ध कहलाएँगे। क्योंकि जो हम लोग दो देख रहे हैं, हम सरकार को तब बोलेंगे जब हमारे में कमी नहीं रहेगी। और लड़ना हम लोग नहीं जानते हैं, मिथिला वाले लोग लड़ना जानते हैं, वो लड़ के लेते हैं और हम लोग लड़ के नहीं लेते हैं, हम लोग पीछे हट जाते हैं।